नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सबसे पहले बात करेंगे डीजीपी कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में 56वां डीजीपी कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अलावा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजीत डोभाल, आईबी और सीबीआई के चीफ भी मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के अलग अलग प्रदेशों के डीजीपी और आईजी शामिल हुए हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह बड़ी बैठक है। पुलिसिंग को लेकर यहां पर डीजीपी के साथ चर्चा हो रही है। राज्यों के बीच बेहतर पुलिसिंग के लिए कोऑर्डिनेशन हो, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। अपराध के जो तौर तरीके बदले हैं, उनके अनुसंधान को कैसे बेहतर किया जाए, उसको लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, उसको लेकर यहां पर चिंतन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, उसको लेकर भी यहां पर बैठक हो रही है, चिंतन किया जा रहा है, बातचीत हो रही है, क्योंकि इस बैठक में आईबी के चीफ भी मौजूद हैं। और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि 2014 से पहले यह परिपाटी रही है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद इस परिपाटी को केंद्र सरकार ने बदला और देश के अलग अलग शहरों में यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने लगा। 2014 में गुवाहाटी, 2015 में गुजरात के कच्छ में और ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था। 2016 में हैदराबाद, 2017 में टेकनपुर, 2018 और 19 की बात करें तो 2019 में पुणे में और 2018 में केवड़िया में ये हुआ, डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था। 2020 में कोविड के कारण ये टल गया था, ये इसका आयोजन नहीं हुआ, लेकिन 2021 में लखनऊ में ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ में आज देश भर के पुलिस महानिदेशक और आईजी पुलिस बैठे हैं। एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ 3 डिप्टी एनएसए, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी के चीफ, सीबीआई के डायरेक्टर और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल फोर्स हैं, और उनके डीजी इस बैठक में मौजूद हैं। इनके अलावा सभी राज्यों के डीजीपी और राज्यों के आईजी पुलिस, इनके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। तो ये बड़ी बैठक है, इसमें देश के तकरीबन जितने भी पुलिस प्रमुख हैं, उनके साथ साथ जितने भी सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग हैं, उनके प्रमुख शिरकत कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। कई लोग इसमें वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री लखनऊ में हैं और आज सुबह से ही वो डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, जिसको लेकर जो मंथन हो रही है, बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आज की तारीख में है, साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, काउंटर टेररिज्म और वामपंथी उग्रवाद, जिसको हम अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी, नारकोटिक्स और जेल सुधार को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, चिंतन किया जा रहा है कैसे उसको बेहतर किया जाए, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, देश के लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, देश को कैसे सुरक्षित किया जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर लखनऊ में इस वक्त ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है। एके जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी हैं एके जैन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना इंपॉर्टेंट आप इस बैठक को देखते हैं, और इससे पहले जो कई बैठकें हुई होंगी, आपने भी शिरकत की होगी, क्या कुछ इन बैठकों में होता है सर? से पहले इनके नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बैठक केवल दिल्ली में होती थी और छोटी बैठक होती थी और उसकी एक तरह से औपचारिकता पूरी होती थी। ओके। इनके आने के बाद से ये 2 या 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है और अलग अलग प्रदेशों में एक एक करके आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार मौका मिला है 54 सालों में कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है पुलिस के दृष्टिकोण से, और इससे तो और बढ़ जाता है कि इसमें देश के गृह मंत्री
और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री स्वयं इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज दिन भर रहेंगे। जो भी पुलिस अधिकारियों के व्यूज हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको भी सुनेंगे। पुलिस बल क्या क्या कर रहा है काउंटर टेररिज्म को लेके, नार्को टेररिज्म को लेके, साइबर क्राइम्स को लेकर, और महिलाओं के जो अपराध घटित हो रहे हैं उनको लेकर, सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए अलग अलग लोग इसमें, पुलिस अधिकारी इसमें पेपर प्रेजेंट करते हैं और अपने व्यूज रखते हैं। और जिन प्रदेशों में कुछ अधिकारी बहुत अच्छा कोई मॉडल लाए हैं या अच्छा कार्य किया है, उसको पूरे देश में किस तरीके से अपनाया जाए, अन्य प्रदेश भी उसको कैसे लागू करें, इसके ऊपर भी चिंतन होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। किन फील्ड्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉडर्नाइजेशन की ग्रांट है, MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो किन उस पे दी जाए। पहले जैसे हम लोग मांग करते थे गाड़ियों के लिए, वायरलेस सेट्स के लिए, अलग अलग विषयों के लिए, वेपन्स के लिए, अब धीरे धीरे आवश्यकताएं सब बदल रही हैं। अब ड्रोन का समय आ गया है और हाईटेक इक्विपमेंट की बात हो रही है, सर्विलांस की हाईटेक इक्विपमेंट की बात है। अब इन सब चीजों के ऊपर साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, ये सब डिस्कस होता है और प्रधानमंत्री जी के समक्ष और गृह मंत्री जी के समक्ष इन सब बिंदुओं को रखा जाता है, जिससे कि आगे की रणनीति बनती है और फिर फंड्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं। लेकिन सर, प्रधानमंत्री का ऐसे कॉन्फ्रेंसों में आना और अपना तकरीबन दिन भर देना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है? 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि जो आए दिन बम धमाके इधर उधर हुआ करते थे आतंकवादियों के द्वारा, उन पर करीब खेल कस दी गई है। ये इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बहुत चिंतित हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं और एक एक समीक्षाएं होती हैं। इसीलिए इसमें IB के प्रमुख, इसमें रॉ के प्रमुख, इसमें सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख, सारे प्रदेशों के प्रमुख इसमें रहते हैं और इसमें माथापच्ची की जाती है कि क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को किस तरीके से और मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज में आपस में तारतम्य और बढ़ाया जाए, जिससे कि कहीं पर भी कोई लैकुना ना रह जाए, कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं, हरियाणा की, दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, इन सब से कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जिससे कि जो है वो अपराधी बचकर निकलकर भागने ना पाए। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस को सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज के लिए निभाया जाता था, लेकिन अब ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इसकी रूपरेखा बनती है। बाकायदा जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशन लेकर आते होंगे, प्रधानमंत्री उनके प्रेजेंटेशन को, चाहे गृह मंत्रालय के अधिकारी, गृह मंत्री खुद उसको देखते होंगे। और क्योंकि अब सर देखिए, जिस तरीके से अपराध के तरीके बदले हैं, उस तरीके में से बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस भी अपने आप को ज्यादा डेवलप करे और इक्विप्ड हो। बिल्कुल। और ये जो नक्सलिज्म के ऊपर काबू पाया जा रहा है, आतंकवादियों के ऊपर काबू पाया जा रहा है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और स्टेट की एजेंसीज के बीच में, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बीच में, जिससे कि सूचना तत्काल मिल सके यहाँ पर कि इस प्रकार का एक जो है वो मॉड्यूल वो उभर कर आ रहा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बहुत सामयिक कार्रवाइयां होती हैं, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक एक घटना की समीक्षा भी की जा रही है कि कहीं पर भी कोई आतंकवादी घटना घटित ना होने पाए। सर, एक बात लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने उस चीज को जिया है जिसके बारे में हम सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं। पहले सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट्स या फिर दो राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी होती थी। क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं सर? बड़े बदलाव आए हैं उसमें? बहुत बड़े बदलाव आए हैं, बहुत बड़े बदलाव आए हैं। कोई भी एजेंसी अपने पास किसी सूचना को नहीं रखती है।
तत्काल उसको शेयर किया जाता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। उसकी क्वार्टरली और महीने की और मीटिंग्स होती हैं और उनमें तत्काल उन सूचनाओं को शेयर किया जाता है कि ये सूचना मिली है, आप इसको तत्काल देख लें। अब ये यूपी के डीजीपी पे है कि उसको एटीएस को सौंपें, कि उसको एसटीएफ को सौंपें, जिला पुलिस को उसमें लगाएं, टीमें लगा दी जाती हैं फौरन। आप देख रहे हैं जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं पिछले कुछ समय से, उन सब में आपसी जो है वो तालमेल के साथ ही कार्य हो रहा है। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का बड़ा इसके ऊपर दबाव है कि कोई भी सूचना किसी के पास रह नहीं जानी चाहिए, उसको तत्काल शेयर किया जाना चाहिए, जनहित में कार्य होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जो बता रहे थे कि किस तरीके से 2014 के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव आया है और ये कार्यप्रणाली में बदलाव क्यों आए हैं। इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ रहे हैं और नीलेश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले नीलेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ चीजें अब तक बाहर निकल कर आ रही हैं? तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। जिस तरीके से पूरे देश भर के डीजीपी उत्तर प्रदेश की राजधानी में जुटे हैं और सिग्नेचर बिल्डिंग में ये बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद है। कहीं ना कहीं ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते अगर हम 6 माह के समय काल को देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से यूपी पुलिस और यूपी एटीएस ने कार्रवाइयां की है, कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके तार दूसरे प्रदेशों से जुड़े थे। कहीं ना कहीं उन प्रदेशों से बेहतर समन्वय स्थापित हो, उन प्रदेशों के जो डीजीपी हैं वो अपनी क्या राय देते हैं, कैसे पुलिस में एक बेहतर कम्युनिकेशन हो ताकि जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं या जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनको कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस समय अगर हम देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है वो ना कहीं साइबर अपराध है, जिसमें तमाम लोग जो है परेशान रहते हैं कि कहीं पर कोई हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है तो कैसे उन लोगों को बचाया जाए, कैसे ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जाए। इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर ये अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी उसके बाद से लगातार जो ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस की बैठकों का दौर है वो चल रहा है। उसी का अगर हम क्रम की बात करें तो 56वीं बैठक जो है ये उत्तर प्रदेश में इस समय संपन्न हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बैठक की महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से सजग रही है, बीते 4.5 सालों के कार्यकाल को देख ले तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार जो ये डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे दंगों पर लगाम लगाई है, जिससे दूसरे प्रदेशों को सीखना चाहिए। अगर दूसरे प्रदेश कहीं कुछ बेहतर किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो सर्विलांस का क्षेत्र हो, साइबर अपराध को रोकने का क्षेत्र हो या फिर महिला सुरक्षा को लेकर क्षेत्र हो, उन तमाम लोगों से आपस में जो विचार है वो एक दूसरे से शेयर किए जाएंगे। पेपर की रूपरेखा तैयार की जाएगी, कैसे एक दूसरे प्रदेशों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि लोगों के अंदर एक बेहतर माहौल पैदा किया जाए कि पुलिस उनके मदद के लिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो झारखंड की पुलिस हो, केरल की हो या महाराष्ट्र की पुलिस हो, एक जैसा बर्ताव करेगी। तो इस लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, ठीक है नीलेश, मनीष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मनीष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज की तारीख में जब अपराध का तरीका बदला है, अब उस तरीके से पारंपरिक तौर पर जो अपराध होते थे वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं, तो पुलिस के सामने उनको सुलझाने में चुनौतियां भी आती हैं। पुलिस को खुद को डेवलप भी करना है और पुलिस और आम लोगों के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो, पुलिस की छवि बदले, इसको लेकर भी संभवतः यहाँ पर बातचीत हो रही है। खुद प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर बैठे हुए हैं और दिन भर अपना वो दे रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि नतीजा सकारात्मक होगा। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि ये 2014 के पहले भी होती थी, डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती थी, हर साल होती है। पर 2014 के बाद से पहले ही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के जो बतौर प्रधानमंत्री ऐसे कॉन्फ्रेंस में आते हैं और शिरकत करते हैं। लगातार हम देखते हैं कि लखनऊ में 2 दिन जो 3 दिन की डीजी कॉन्फ्रेंस है, आज उसका दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री पूरा दिन वहाँ पर देंगे। सेशन वाइज इसमें डिस्कशंस भी होंगे। सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ है उसको लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत अहम जिम्मेदारियाँ होंगी। साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर को भी टच करते हैं, तो वहाँ पे भी देखना होगा कि वहाँ पे कैसे रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपसी समन्वय बनाना,
दूसरे स्टेट्स की पुलिस के साथ आपसी समन्वय बनाना। बहरहाल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ हमेशा हमने देखा है बीच बीच में कानून व्यवस्था को लेके खुद प्रधानमंत्री मोदी मन से कर चुके हैं, क्योंकि जो चाहे 10-90 की बात करेंगे, चाहे 112 की बात करेंगे, ऐसी कई शुरुआत की थी उत्तर पुलिस ने जिसकी सराहना की गई थी। महिला पुलिस को लेके पिंक बूथ्स बनाए गए थे, पिंक विंग बनाया गया था जो कि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड था। साथ ही साथ साइबर क्राइम में बहुत अच्छा काम किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस में। तो ये आज जब प्रेजेंटेशन होगा उसमें जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक देश के लिए मिसाल बनेगा और उत्तर प्रदेश की जो पुलिसिंग है उसकी तारीफ लगातार होती भी रही है। तो वैसे ऐसे ही और भी प्रदेशों में कैसे इसको जोड़ा जाए, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि क्राइम के जो करने का तरीका है वो बदला है, तो पुलिस को उसके आगे की सोचना पड़ता है। देखा हमने गया था साइबर क्राइम्स की बहुत ज़्यादा घटनाएं होती थी पहले शुरुआत में, तो उसके बाद उस पर अंकुश लगाया गया। साथ ही साथ जो आपके जो एटीएस की हम बात करेंगे, यूपी पुलिस के एटीएस की बात करेंगे, तो जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते थे उनको क्रैक करने में बहुत अच्छी सफलता की गई कि कोई बड़ा घटना अंजाम होने के पहले ही जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते थे उनको तोड़ने की बहुत अच्छी एटीएस ने कार्रवाई की थी और लगातार हम देखते कि एटीएस उसमें काम करते। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलेश, आपका भी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको सीधे चलते हैं पिथौरागढ़, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त संबोधित कर। 114 जवान जो शहीद हुए थे, स्मारक बना है, लेकिन वैसे ही वो करके एक जैसे सामान्य एक स्मारक होता है वैसा बन गया है। मैंने कहा नहीं, भले ही भारत और चीन सीमा का बॉर्डर हो, लेकिन वहां पर भव्य स्मारक बनना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं तो कहूंगा, आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को कि आप जाकर देखिए किस प्रकार का वहां पर स्मारक इस बार बना, भव्य स्मारक बना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बना है कि अब भारत के कोने कोने लोगों से जब उन लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो वे देखने के लिए जाएंगे कि रियांगला में अब कैसा स्मारक बना है इतने वर्षों के बाद। वहां पर भी अपने बहादुर कुमायूं बटालियन के नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं वहां गया था। क्या बहादुर की थी हमारे कुमायूं बटालियन के वीर जवानों ने। बहनों भाइयों, जैसा मुझे बतलाया गया कि 114 हमारे जवान शहीद हुए थे और 114 जवान, उन्होंने भी करिश्माई काम किया था। बतलाया गया मुझे कि लगभग 1200 से अधिक चीनियों को मारने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। मेजर शैतान सिंह का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नेतृत्व में वहां की लड़ाई लड़ी गई थी। तरह तरह की दास्तां लोगों के मुंह के द्वारा उन्हें सुनने को मिलती है। वहां जब मैं गया तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जो कि उस कंपनी को कमांड करने वाले थे, कंपनी कमांडर आरवी जटार, वो हमको मिले। उम्र काफी अधिक थी, 27 रही होगी, 28 87 रही होगी, 90 रही होगी, ऐसे ही आसपास की उम्र थी। और वहां पर -20 डिग्री, -20 डिग्री का टेम्परेचर था। मैंने देखा कि हम सब तो यहां पर आ गए हैं और हमारे आरवी जटार साहब वह भी इस उम्र में इस स्थान पर आ गए। लोगों ने जो ही परिचय कराया, मैंने देखा कि उनकी आंखों में जो रोशनी हमको दिखाई दी, बहनों भाइयों, जो उनकी आंखों में हमको शौर्य और पराक्रम और जज्बा जो हम दिखाई दिया, स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ उनके चरणों पर चला गया। और मैंने फैसला किया, वह व्हील चेयर पर बैठकर आए थे, मैंने फैसला किया कि अब इसे व्हील चेयर को मैं ही लेकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए मैं ले जाऊंगा। और उनको वहां पर मैं स्वयं ही व्हील चेयर पकड़कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए उनको लेकर गया था। मैं समझता हूं कि भारत के हर नागरिक का यह जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे शहीद हैं, शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों
के प्रति एक सच्चा, एक सम्मान का भाव उनके अंदर होना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग सरकार में आने की लड़ाई लड़ रहे थे, माने लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये चुनावी लड़ाई थी। 2014 उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। हरियाणा में पहली सैनिकों की सार्वजनिक सभा हुई थी और हमारे सारे सम्मानित पूर्व सैनिकों ने आवाज उठाई थी कि वन रैंक वन पेंशन की बात 40 वर्षों से चल रही है, या तो इसकी चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए, और इस चर्चा यदि हो रही है तो हमारे ये तो सैनिकों को दिया जाना चाहिए। उसी समय आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि नहीं, हम सरकार बनने के बाद पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि सरकार बनने के बाद देर नहीं लगी, 40 वर्षों की जो समस्या थी उसको चुटकी बजाकर जो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका समाधान निकाल दिया। आगे भी उसमें और कुछ भी होना है, कुछ विलंब हो रहा है, 1-2 साल का रिवीजन वगैरह की भी बात चलती है, उसका भी समाधान निकलेगा। मैं जब रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था, या जब से करना प्रारंभ किया, तो बीच में यह भी बात आई थी कि साहब 2006 से पहले के जो नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिलता। यह सारे नायब सूबेदार जो 2006 के पहले के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर पूछा, लोगों ने कहा था वहां ऐसा होता है, और ऐसे लगभग 75,550 ऑनरेरी नायब सूबेदारों थे जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे भाइयों, मैंने तुरंत उसी समय आदेश कर दिया कि 2006 के पहले के भी जो हमारे नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब उनको रिवाइज पेंशन का लाभ यह मिल रहा है। 60 सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आए अधिकारियों को उनकी शिकायत थी कि सेवा से मुक्त होने के बाद रैंक लगाने की उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। बहनों भाइयों, वह तारीख तो हमको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसी 2 वर्ष के भीतर की ही बात होगी। जब से रक्षा मंत्रालय का दायित्व मैंने संभाला है, उनको तुरंत हमने रैंक का उपयोग करने का भी अधिकार दे दिया अपनी तरफ से। मैंने जितना हो सकता था वह करने की कोशिश की है। 50 सालों से यह भी मांग आई कि नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सनल्स के लिए पेंशन रेगुलेशन है वह रिवाइज नहीं हो पाया था वर्षों से। हमने दिसंबर 2020 में ही तीनों सेनाओं के पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज करने का भी आदेश दे दिया, इसे भी कर दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। गोली लगने से बदमाश घायल है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही करमचंद्र भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि 307 में यह बदमाश वांछित चल रहा था। मस्तराम इसका नाम है और पुलिस के साथ मुठभेड़ में इसको गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक असलहा भी बरामद किया है। फर्रुखाबाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी देखने को मिल रही है। शिक्षकों की मनमानी से प्राथमिक विद्यालय में ताले लटके हुए हैं। 10 बजे तक इस स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचते। जो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं वो निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। ये मामला बहलोलपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।